नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएसटी प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और इसके साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस पेपर में आपको 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटली क्या है, मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा और उसके बाद आपसे 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40। कुछ एमसीक्यू रहेंगे तो कुछ अति लघु उत्तरीय रहेंगे तो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अगर फ्रेंड्स इसमें से 25 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 25 नंबर लाते हैं तो पास हैं, अगर 25 नंबर से कम लाएंगे तो फेल होंगे। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, तब जिससे कि 25 नंबर आने की संभावनाएं रहेंगी। और ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न? फर्स्ट में क्या दिया गया है कि इतिहास की घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए प्रोफेसर घाटे, ऑप्शन बी प्रोफेसर कार, ऑप्शन सी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन द क्या है? रैप्सन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द रैप्सन। किसने कहा है? रैप्सन ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन अ पहिए का आविष्कार, ऑप्शन ब आग की खोज, और ऑप्शन स क्या है? कृषि का आरंभ, और ऑप्शन द क्या? अस्थायी जीवन की शुरुआत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब आग की खोज। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ब आग की खोज होगा, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि पहिए का आविष्कार हुआ है। पहिए का आविष्कार हुआ है। ऑप्शन नव पाषाण काल में, ऑप्शन ब पूरा पाषाण काल में, और ऑप्शन स क्या? मध्य पाषाण काल में, और ऑप्शन द क्या है? ताम्र पाषाण काल में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन अ नव पाषाण काल में। कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कि महापाषाण से तात्पर्य है। ऑप्शन अ धार्मिक अनुष्ठान से, ऑप्शन ब उपकरणों से, ऑप्शन स पर्वत श्रृंखला से, और ऑप्शन द क्या है? समाधियों से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द समाधियों से। महापाषाण मतलब समाधियों से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हो, ध्यान से देखिए। शाम का अर्थ है। ऑप्शन अ यज्ञ, ऑप्शन ब मंत्र, और ऑप्शन स स्तुति, और ऑप्शन द क्या है? गान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द गान। क्या रिलेटेड है शाम से? तो गान रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? वेदांग कितने हैं? तो ऑप्शन अ 7, ऑप्शन ब 6, और ऑप्शन स 5, और ऑप्शन द क्या है? 3। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब 6। क्या होगा? 6 है, मतलब कि 6 है, 6 है। ओके फ्रेंड्स, वेदांतों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है। ऑप्शन अ कुलप, ऑप्शन ब ग्रामिक, ऑप्शन स ग्रामीण, ऑप्शन द विस्पति। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन स ग्रामीण। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन स ग्रामीण। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो ऑप्शन अ गेहूं, ऑप्शन ब चावल, ऑप्शन स जौ, और ऑप्शन द उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगर आपको सेमेस्टर की क्लासेस करना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ और लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू की जाएंगी प्रभाकर एकेडमी चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या जाए? ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन अ सोने के अर्थ में, ऑप्शन बी ब जो है चांदी के अर्थ में, ऑप्शन स तांबे के अर्थ में, ऑप्शन द लोहे के अर्थ में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा तांबे के अर्थ में। क्या राइट ऑप्शन स तांबे के अर्थ में प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन अ प्रथम बौद्ध संगीति में, ऑप्शन ब द्वितीय बौद्ध संगीति में, ऑप्शन स तृतीय बौद्ध संगीति में, और ऑप्शन द चतुर्थ बौद्ध संगीति में। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब द्वितीय बौद्ध संगीति में। कब? द्वितीय बौद्ध संगीति में। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सौरमंडल का मुखिया है क्या? सौरमंडल का मुखिया है। ऑप्शन अ पृथ्वी, ऑप्शन ब चंद्रमा, ऑप्शन स शनि, और ऑप्शन द सूर्य।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, सूर्य। कौन है? तो सूर्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि विश्व का सबसे गहरा सागर है। ऑप्शन अ हिंद महासागर, ऑप्शन ब प्रशांत महासागर, ऑप्शन स अटलांटिक महासागर, एटलांटिक महासागर, ऑप्शन द आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ब प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा सागर है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन जो है 1958 में, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब क्या 1959 में, ऑप्शन स 1997, ऑप्शन द क्या 1956 में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द 1956 में नासा की स्थापना की गई थी। नासा मतलब कि जो क्या है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। ऑप्शन 3 वर्ष, ऑप्शन ब 4 वर्ष, ऑप्शन 5 वर्ष, ऑप्शन द 6 वर्ष। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन स 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि नगर निगम का सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाता है। ऑप्शन अ सदस्य, ऑप्शन ब अध्यक्ष, ऑप्शन स उपाध्यक्ष और ऑप्शन द मेयर। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द मेयर। क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन द मेयर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स अब तक तो क्या था, ये सब क्या था कि बहुविकल्पीय 15 जो है आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे रहेंगे, कितने तक रहेंगे? तो 30 तक रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, 30 से लेकर के 31 से लेकर के 40 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने के बाद फिर क्या है कि पूरा खत्म हो जाएगा, 40 तक क्वेश्चन रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब 16 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जल का मध्य क्षेत्र। क्या? जल का मध्य क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर क्या है इसका? बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर घनानंद। कौन है? तो नंद वंश का अंतिम राजा तो घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई है। ग्रैंड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी बोला जाता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ डिस्कस करते हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में हुई है? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में हुई है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। क्या? 1500 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आया था। क्या? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आया था और भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन है? तो उत्तर क्या है? जैन धर्म में पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख जीवन में दुख और कष्ट का अस्तित्व है। दुख जीवन में दुख और कष्ट का अस्तित्व है। ऑप्शन सेकेंड क्या है? दुख समुदाय, इस दुख का कारण त्रिविधा इच्छा है। थर्ड क्या है? दुख निरोध, इस दुख का अंत संभव है। और फोर्थ क्या है? तो दुख निरोध मार्ग, दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका जो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण या समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार या संकल्प, सम्यक वाक मतलब सही बोल चाल होना चाहिए, और सम्यक कर्मात्म मतलब सही कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीविका मीन्स सही आजीविका या जीवन यापन होना चाहिए, सम्यक व्यायाम मीन्स सही प्रयास होना चाहिए, और सम्यक स्मृति मीन्स सही ध्यान होना चाहिए, सम्यक समाधि सही ध्यान स्थिति या समाधि होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का दिया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए।
तो मानचित्र जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार निम्नलिखित है। कौन? भौगोलिक मानचित्र मीन्स जियोग्राफिकल मैप। यह मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक और भौतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, नदी, झील और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक मानचित्र जो है पॉलिटिकल मैप। यह मानचित्र विभिन्न देशों, राज्यों और शहरों की सीमाओं को दिखाते हैं। थर्ड क्या है? तो भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप, जो है कि यह मानचित्र भूभाग की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं, जैसे पहाड़, पठार और नदियाँ। क्या? जैसे पहाड़, पठार और नदियाँ। ओके फ्रेंड्स, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वे अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से कितनी दूरी हैं। प्रत्येक डिग्री अक्षांश लगभग समान दूरी पर होती है, जो पृथ्वी की परिधि के अनुसार गणना की जाती है। क्या? पृथ्वी की परिधि के अनुसार गणना की जाती है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर, क्या 40,075 किलोमीटर है। और चूंकि पृथ्वी की परिधि को 360 डिग्री में बांटा गया है, इसलिए ये एक डिग्री अक्षांश के बीच की लगभग दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। और इस प्रकार दो अक्षांशों के बीच की दूरी निम्नलिखित प्रकार से गणना की जाएगी। एक डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, तो आधे डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 55.5 किलोमीटर, तो 1 मिनट अक्षांश के बीच की दूरी 101.85 किलोमीटर, और 1 सेकेंड अक्षांशों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा? 0.083 किलोमीटर या 31 मीटर। कितना आ जाएगा? 31 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है कि इस प्रकार किसी भी दो अक्षांश के बीच की दूरी उनके डिग्री, मिनट या सेकेंड के अंतर के अनुसार सरलता से गणना की जाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? क्या? ग्लोब जो है किसका प्रतिरूप है? तो फ्रेंड्स, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। मतलब ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की त्रिआयामी मॉडल है, जो उसके भूगोल, देशों की सीमाओं, महासागरों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 28, नगर निगम के आय के स्रोत क्या हैं? तो नगर निगम के आय के स्रोत क्या हैं? नगर निगम के आय के स्रोत मुख्य स्रोत निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन? संपत्ति कर, भवनों और भूमियों पर लगाया जाने वाला कर, व्यापार कर, व्यापारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जाने वाला कर, पानी कर, जल आपूर्ति और सीवेज सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर, मनोरंजन कर, सिनेमा, थिएटर और अन्य मनोरंजन साधनों पर लगाया जाने वाला कर, विज्ञापन कर, होर्डिंग्स और अन्य विज्ञापन माध्यमों पर लगाया जाने वाला कर, और वाहन कर, नगर क्षेत्र में चलने वाले वाहनों पर लगाया जाने वाला कर। ओके फ्रेंड्स, तो ये कर के साधन थे, आय के स्रोत थे नगर निगम के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया? जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराता है। कौन? उत्तर क्या है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो 4 वर्ष बाद फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, ध्यान से देखिएगा। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ भूतकाल की घटनाओं, कहानियों और अनुभवों का अध्ययन। यह मानव समाज के विकास, सभ्यताओं, संस्कृतियों, युद्धों और राजाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण और विश्लेषण करता है। इतिहास में हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान समय कैसे और क्यों ऐसा है, और भविष्य के लिए क्या सीखने की जरूरत है। क्या? भविष्य के लिए क्या सीखने की जरूरत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक विकास की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए हैं। ध्यान से समझिएगा। जीव की उत्पत्ति। पृथ्वी जीव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका उत्तर देना बहुत कठिन कार्य है, और फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का विकास निम्न अवस्थाओं में क्या है? निम्न अवस्थाओं में हुआ है। सूक्ष्म तथा रेड विहीन जीव की उत्पत्ति। सूक्ष्म तथा रेड विहीन जीव की उत्पत्ति। आदि जीव की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान अभी तक किसी एक निश्चित मत पर नहीं पहुंच सके हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व पानी में जीव का जन्म हुआ है, और आदि जीव जैसे जेली के समान एक अत्यंत सूक्ष्म जीव था, और उस पर कोई खाल और हड्डी नहीं थी। उस पर कोई खाल और हड्डी नहीं थी। इसमें संभवतः वनस्पति और पशु दोनों के सूक्ष्म लवण विद्यमान थे। यह आदि जीव एक कोशिकीय था। इस जीव के
उपविभाजन द्वारा ही अनेक जीव धीरे धीरे बढ़ते गए। क्या? अनेक जीव धीरे धीरे बढ़ते गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। खोल युक्त एवं जल। क्या? खोल युक्त एवं जल के बारे में बताते हैं कि स्थलचर प्राणी करोड़ों वर्ष के उपरांत इस प्रकार के प्राणियों का जन्म होना प्रारंभ हुआ है और जिनके ऊपर आवरण तथा अथवा खोल था। और इस श्रेणी में प्राणियों के घोंघे, केकड़े, जल बिच्छू और मछलियां सम्मिलित थीं। इनके साथ ही दलदली भागों में वनस्पतियां भी दिखाई देने लगी थी और इन दलदली भागों में कुछ अन्य प्राणी जैसे केकड़े, मेढक और रेंगने वाले प्राणी सरीसृप आकर रहने लगे और ये प्राणी जल तथा स्थल दोनों में रहते थे। इस कारण इन्हें स्थलचर जीव कहा जाता है। क्या? इस कारण इन्हें स्थलचर जीव कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अंडज श्रेणी के प्राणी। क्या? अंडज श्रेणी के प्राणी। अंडज जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कालांतर में इस प्रकार के श्रेणी दिखाई देने लगे जिनकी उत्पत्ति अंडों अथवा बीजों से हुई थी और इनमें मगरमच्छ, बड़े बड़े सर्प आदि प्रमुख थे। इसी काल में डायनासोर की भांति इतने बड़े जीव जंतु उत्पन्न हुए कि उनकी लंबाई 30 मीटर तक थी। क्या? उनकी लंबाई कितनी थी? 30 मीटर तक थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट क्या? नभचर अथवा एवं स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति। जो नभचर थे मतलब कि जो नभ में मतलब आकाश में उड़ने वाले थे और स्तनपायी मतलब कि मैमल्स थे, प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कई करोड़ों वर्ष पश्चात आकाश में उड़ने वाले तथा स्तनपायी प्राणियों की उत्पत्ति हुई और इसके अतिरिक्त अप्राणियों का जन्म गर्भ से ही होने लगा है। क्या? गर्भ से ही होने लगा। और नभचर प्राणियों में चिड़िया तथा स्तनपायी प्राणियों में नरवानर प्राइमेट प्रमुख हैं। बंदर, लंगूर और चिंपैंजी इसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति जो है, मानव के जन्म की कहानी बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमय है। मानव बंदर या लंगूर का वंशज था या नहीं, एक विवाद का विषय है। इतना अवश्य है कि वह बंदरों से आदि से काफ़ी मिलता जुलता है। बंदरों आदि से काफ़ी मिलता जुलता है और आधुनिक विद्वान का मत है कि प्राइमेट नर बानर से ही आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ऐसे प्राणी का जन्म हुआ था जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतर करके अपने पिछले पैर पर खड़े होकर के चलना सीख गए और धरती पर ही रहने लगे। समय के साथ साथ वे अपने प्रयोग भी करने लगे और उनकी बुद्धि का विकास हुआ। इस बुद्धि के बल पर ही मानव अपने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। क्या? वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार वर्तमान मानव का विकास 5 चरणों में 5 स्टेज में हुआ है। फर्स्ट क्या है कि सूक्ष्म व रीढ़ विहीन प्राणी फर्स्ट में था। उसका सेकंड क्या है? जल स्थल चर जीव, जल में रहने वाले जीव और स्थल में रहने वाले जीव। उसके बाद फिर क्या है? थर्ड कि अंडज श्रेणी के प्राणी। फोर्थ क्या है कि नभचर तथा स्तनपायी जीव और तत्पश्चात उसके पश्चात मानव की उत्पत्ति हुई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि चीन के 2 प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न चीन के 2 दार्शनिक एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक कौन से? तो लाओ त्सो हैं और कन्फ्यूशियस हैं। कौन? लाओ त्सो और कन्फ्यूशियस हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं तो स्पष्ट कीजिए। ग्रह क्या है? तो वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता हो, दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण न करे। क्या? दूसरे ग्रह की कक्षा में जाकर अतिक्रमण न करे, उसे हम ग्रह कहते हैं। क्या है? उपग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या? ध्यान से देखिएगा कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आर्यों ने व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांट करके उन्हें वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आर्यों के 4 आश्रम निम्न प्रकार के हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम यज्ञोपवीत से 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। क्या? 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। इस काल में व्यक्ति के गुरुकुल में रहकर के ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन का द्वारा ज्ञानोपार्जन करता था। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड, गृहस्थाश्रम। यह आश्रम 25 से 30 वर्ष की आयु तक चलता था और इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति करता था और अपने पितरों
का ऋण चुकाता था। इस आश्रम में दान करना, अतिथि सत्कार करना आदि उसके कार्य थे। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? तो यह आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक होता था और इस काल में व्यक्ति अपने गृह का भार अपने पुत्रों पर डाल करके सामाजिक बंधनों को तोड़ करके वन में जाकर के मुनियों जैसे जीवन व्यतीत करता था। उसको हम क्या बोलेंगे? वानप्रस्थ आश्रम बोलेंगे फ्रेंड्स। अब संन्यास आश्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संन्यास आश्रम क्या है? तो 75 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति सन्यासी होकर के वन को चला जाता था और इस अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करता था तथा घूम घूम करके समाज की सेवा करता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो उल्लेख कीजिए। तो वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे और देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे और धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। और पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था ने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। क्या? मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां जहां निरंतर विषम ढाल व विविध स्वतंत्र स्वरूप बनाती हैं, वहीं बाह्य शक्तियां अपक्षय व अपवर्तन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समुद्रीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपवर्तन का या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा या शक्तियों पर भूतल पर निरंतर काट छाट रहता है उसे अनाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनाच्छादन कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए, या ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सड़क पर दुर्घटना होने के मुख्य क्या क्या कारण हैं, ये भी लिखिए। तो आज सड़कों पर भारी यातायात हैं, लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण तथा और जो हमारा इंडिया है नंबर 1 पे आ गया है, जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गया है और उत्तर प्रदेश जो हमारा है पूरे विश्व में 7वें नंबर देश में अगर कंपेरिजन किया जाए तो हो जाएगा। तथा सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण भीड़ चलती जा रही है और सड़क पर वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और इसी कारण व्यस्त मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहनों की बढ़ती संख्या दुर्घटना का कारण बन जाती है और हर किसी को जल्दी है और वह शीघ्र निकलने के कारण यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, गलत दिशा या गलत मार्ग से निकलने का प्रयत्न करते हैं। यही सड़क दुर्घटनाओं के कारण हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि ग्रामीण व नगरीय जीवन शैली की तुलना कीजिए। ग्रामीण व नगरीय जीवन शैली की अवधारणाएं क्या हैं, इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि गांव और नगर के जीवन में अंतर है। गांव में अधिकतर लोग किसान हैं, वे खेती करते हैं और गांव के लोग अन्न तथा रुई पैदा करते हैं। इनसे लोगों की खाने पीने और पहनने की ज़रूरतें पूरी होती है। गांव से अन्य वस्तुएं भी शहरों की ओर जाती हैं, जैसे दूध, अंडे, फल तथा सब्जियां आदि। शहरों में अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, वे व्यापार भी करते हैं और शहरों से भी बहुत सी वस्तुएं गाँवों को जाती हैं, जैसे कपड़े, साबुन, दिया सलाई, तेल, नमक, कापी, किताबें, साइकिलें आदि। इस तरह गांव और शहर के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि नगरों में हमें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए टेम्पो, बस, शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और बिजली के से प्रकाशित सड़कें, सामान खरीदने के लिए बड़े बाजार। और इसके विपरीत बहुत से गाँवों में बिजली नहीं है और गाँव में बड़े बड़े विद्यालय भी नहीं हैं। अतः ऊंची कक्षाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को शहर में जाना पड़ता है। कहाँ पे जाना पड़ता है? तो शहर में जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आबादी बढ़ने से गाँव में खेती योग्य भूमि की तेजी से बंटवारा हो रहा है और हर किसान खेत कम होता जा रहा है। उससे पैदा होने वाली फसल और आमदनी परिवार के लिए कम होती जा रही है। अतः गांव से लोग आजीविका की तलाश में शहरों में चले जाते हैं। इससे शहरों में आबादी अधिक बढ़ रही है। यदि गांव और शहरों की आबादी को बढ़ने से न रोका गया तो देशवासियों के लिए भोजन, मकान तथा वस्त्र की कमी पड़ जाएगी। क्या?
देशवासियों के लिए भोजन, मकान तथा वस्त्र की कमी पड़ जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिया है फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यह मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं यहाँ पे। तो भारत की जलवायु, भारत की मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यह मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया। क्या? 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। शीत ऋतु, इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है और इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत पर तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फलतः भारत का तापमान कम होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में एक क्षीण उच्च वायुदाब बनता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन प्रवाह शुरू हो जाता है और इसे ही शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों पर में वर्षा करता है। क्या करता है? वर्षा करता है। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है और इस माह में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर के लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकने लगता है और फलतः समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में भारत में गर्म तेज हवाएं लगभग 40 डिग्री सेल्सियस चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। तापमान के अधिक हो जाने के कारण वायुदाब घट जाता है और इस निम्न वायुदाब के लिए पूरा करने के लिए आसपास के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तीव्र गति से पवनें टपकती हैं, जिसे स्थानीय रूप से धूल भरी आंधी और गरज के साथ तूफान तड़ित झंझा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरज के साथ तूफान तड़ित झंझा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड क्या है? वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। फलतः उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र अधिक तापमान के कारण बन जाता है। ज्यों ही निम्न वायुदाब की तीव्रता बढ़ती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें उष्ण व आर्द्र जो विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, भारत के इस निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती हैं। विषुवत रेखा पार करने पर इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम होती है और फिर इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यही आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु भी कही जाती है। क्या? ऋतु भी कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है कि शरद ऋतु के बारे में डिस्कस करते हैं। शरद ऋतु क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शरद ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक पीछे हटने लगता है। क्या लगता है? पीछे हटने लगता है और यह प्रक्रिया मानसून आने के विपरीत धीरे धीरे होती है। मानसून के पीछे हटने का तात्पर्य है कि मानसून प्रवाह का कमजोर पड़ जाना। यह प्रायद्वीप के दक्षिण भाग से नवंबर के प्रारंभ तक लौटता है। क्या भाग से नवंबर के प्रारंभ तक लौटता है और दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से पवनों की दिशा भी धीरे धीरे विपरीत होकर के उत्तर पूर्वी हो जाती है। इन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं और तमिलनाडु के तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसी मानसून से होती है। क्या? इसी मानसून से होती है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं पे एंड करती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज आपकी चलाई जाएंगी, तो उसका आप अनुभव लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लास को करिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।